जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है और इस तेज़ी से बदलती हुई दुनिया के अंदर जिस तरीके से दिन पर दिन हर देश अपनी पॉलिसी को चेंज करता हुआ नज़र आ रहा है या अपना पाला बदलता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसे में कौन तुम्हारे साथ है, कौन तुम्हारे विरोध में है, इस चीज़ का पता लगा पाना बड़ा मुश्किल सा काम है। लेकिन अभी भी ऐसे इस माहौल में कुछ डोर ऐसी हैं जो अगर बंद जाती हैं दो देशों के बीच में, तो सीधी सी बात है वो डोर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा विश्वसनीय काम करती है। अब इंडिया को अगर इस पर्सपेक्टिव में देखें तो यहाँ इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो हमेशा से एक दबाव महसूस करती रही है। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि आप लोगों के लाइक, सब्सक्राइब, शेयर से, कमेंट्स से हमारा हौसला बढ़ता है और नए से नए टॉपिक्स के ऊपर एक एलैबोरेटेड डिस्कशन करने की पूरी कोशिश करते हैं। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट दबाव हमेशा ये रहा है कि इंडिया के अंदर लगभग लगभग 14% जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है। अब 14% मुस्लिम पॉपुलेशन होने की वजह से एक ये बात है कि ये एक माइनॉरिटी कहो या इसे आप माइनॉरिटी कह सकते हैं, लेकिन किसी भी देश के अंदर नॉर्मल तौर पर देखा जाए तो वो इसे सेकंड मेजॉरिटी के रूप में देखेंगे। यानी ये इसे सेकंड मेजॉरिटी या दूसरी बहुसंख्यक, द्वितीय बहुसंख्यक के रूप में देखेंगे, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर इंडिया जो है, जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन परसेंटेज में हिंदू पॉपुलेशन से ज़्यादा भी है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेट अगर हम मानकर चलें कि 20 करोड़ के करीब की भारत की जनसंख्या है, 20 करोड़ के करीब की भारत के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन है, जो कि अरब वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन से लगभग लगभग बराबर है। और इंडोनेशिया के बाद लगभग दूसरी बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जो मुस्लिम पॉपुलेशन है और इंडिया में रहती है। अब ऐसे में इंडिया एक सेकंड मेजॉरिटी वाला देश, मतलब सेकंड मेजॉरिटी वाला देश है, सेकंड मुस्लिम मेजॉरिटी वाला देश है। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशंस में से एक रहती है। लेकिन अगर आप दूसरे तौर पर देखें तो यहाँ पर जो पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान को एक लीवरेज मिलती है कश्मीर के अंदर। और कश्मीर के ऊपर, अच्छा, पाकिस्तान का पूरा नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और कश्मीर एक डिस्प्यूटेड मैटर है जो कि इंडिया की इकलौती ऐसी टेरिटरी है जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी में है, जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी में है, मुस्लिम पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है। और इसी मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन की वजह से पाकिस्तान लगातार ये दावा करता रहता है कि कश्मीर को आज़ादी के बाद, पार्टीशन के बाद, बंटवारे के बाद पाकिस्तान में मिल जाना चाहिए था। और आज के दिन अगर आप देखेंगे, आज के दिन तो खैर नहीं, 5 अगस्त 2019 के बाद काफ़ी सारा सिनारियो चेंज हो गया है, लेकिन उससे पहले अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी दुखती रग हमेशा से ये कश्मीर रहा है। अब ऐसे में पाकिस्तान, जो कि एक मुस्लिम देश है जिसका नाम ही इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, इसे इस इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नाम का और लगभग लगभग 95% मुस्लिम पॉपुलेशन होने का, मेजॉरिटी के एक बड़ी नंबर में मुस्लिम पॉपुलेशन होने का, साथ में एक स्ट्रांग आर्मी, जो सो कॉल्ड स्ट्रांग आर्मी है, जो आज तक एक भी युद्ध नहीं जीती, वो स्ट्रांग आर्मी होने का, और उसके बाद न्यूक्लियर नेशन होने का, या न्यूक्लियर नेशन तो नहीं कहेंगे, न्यूक्लियर कंट्री होने का एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता था। और सऊदी अरेबिया से लेकर जितने भी अरब कंट्रीज थे, वो पाकिस्तान को फाइनेंस तो यानी वित्त तो मुहैया करवाते ही थे, साथ में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन यानी ओआईसी, जो कि मुस्लिम ब्रदरहुड को बढ़ाने वाली या सपोर्ट करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका सपोर्ट हमेशा दिखाई देता था। अब ओआईसी जो है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन की अगर बात की जाए,
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन की अगर आप बात करेंगे यहाँ पर OIC की, तो इसमें लगभग 56 देश और 56 के 56 देशों का एक मुश्त सपोर्ट हमेशा पाकिस्तान के सपोर्ट में और इंडिया के खिलाफ हमेशा से बना रहता था। और इसी चीज का फायदा उठाकर 1989 में अफगानिस्तान के अंदर से जब USSR बाहर निकला और अमेरिका भी अफगानिस्तान की चाबी पाकिस्तान के हाथ में देकर चुपचाप निकल लिया, तो ऐसे में पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाया और अफगानिस्तान के अंदर जब तालिबान गवर्नमेंट आई और अफगानिस्तान के अंदर दुनिया भर के लड़ाके जो जिहाद के नाम पर अफगानिस्तान से लड़ाई खत्म करके पाकिस्तान ने उन्हें ट्रांजिट रूट दिया और वो कश्मीर के अंदर जाकर आतंकवाद फैलाने लगे और 1990 के अंदर एग्जोडस ऑफ कश्मीरी पंडित्स जो हुआ, एग्जोडस का मतलब बड़ी संख्या में लोगों का बाहर निकलना, यानी कश्मीरी पंडित्स का एग्जोडस हुआ और इस एग्जोडस ने इंडिया के जो सोशल फैब्रिक था उसे तहस नहस करके रख दिया। सोचकर देखिए, अफगानिस्तान से आतंकवादी आते हैं, पाकिस्तान के रास्ते कश्मीर में एंटर करते हैं, वहां से कश्मीरी पंडित्स को भगाते हैं और इन कश्मीरी पंडित्स को भगाने के बाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा माहौल हुआ कि हिंदू जो था वो खुद ही अपने आप को इनसिक्योर फील करने लग गया कि जहां पर भी हिंदू माइनॉरिटी में आएंगे उन्हें मुस्लिम्स जो हैं वो भगा देंगे। इस तरीके की फीलिंग जो है वो हिंदूज के अंदर जब पनपने लगी, तो दोस्तों उसका नतीजा ये हुआ कि इंडिया का जो सामाजिक ताना बाना था, सोशल फैब्रिक बहुत बुरी तरीके से लड़खड़ा गया और हिंदुस्तान को इस तरीके की जो समस्या थी, चाहे हमारे देश के अंदर हमले हुए, चाहे पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म का एक्सपोर्ट हुआ, चाहे कुछ भी हुआ, उस सब की वजह से इंडिया को लगभग 1989 से लेकर 2000 के बीच तक बहुत बुरे हालात का सामना करना पड़ा। उस समय पर इकोनॉमिक क्राइसिस तो था ही था। इंडिया की अगर आप सिचुएशन देखें उस टाइम पर इकोनॉमिक क्राइसिस भी था, यानी हमारे यहाँ आर्थिक संकट भी था और हालात ये थे कि हमें अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ गया था। हमारे यहाँ पॉलिटिकल क्राइसिस भी था। पॉलिटिकल क्राइसिस की हालात ये थी पॉलिटिकल क्राइसिस की हालात ये थी कि राजनीतिक संकट के अंदर कोई भी पार्टी इतनी मजबूत नहीं थी कि वो अपने दम पर सरकार बना ले और हालात यहाँ तक हो गए थे कि कुछ 2-4 सीट लेके आने वाला मुफ्ती मोहम्मद सईद, कश्मीर का एक्सट्रीमिस्ट, रेडिकलिस्ट, सेपरेटिस्ट नेता, उसको भारत का गृह मंत्री बना दिया गया और उसके गृह मंत्री रहते भारत की सामाजिक ताने बाने के ऊपर जो प्रहार किया पाकिस्तान ने, वो शायद मुफ्ती मोहम्मद सईद जैसे जानवरों को या गद्दारों को शायद ही हिंदुस्तान का इतिहास कभी माफ करे। लेकिन सोचकर देखिए वो पॉसिबल था क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर राजनीतिक संकट था, आर्थिक संकट था और इंडिया जो है एक आइसोलेशन को झेल रहा था, एक एकाकीपन को झेल रहा था, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा दोस्त USSR जो है वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान से वो उसका डिसइंटीग्रेशन हो चुका था और हिंदुस्तान जो है वो अलग थलग पड़ चुका था और दुनिया के अंदर US की हेजमनी चल रही थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का यूनिपोलर वर्ल्ड चल रहा था। इंडिया को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। पूरा इस्लामिक वर्ल्ड पाकिस्तान के साथ था, पूरा इस्लामिक वर्ल्ड। इंडिया के साथ गिने चुने 1-2 देश होते थे, वरना वो भी नहीं थे। मुस्लिम देशों के नाम पर तो एक बांग्लादेश या कभी कभार गलती से इंडोनेशिया या इराक का साथ मिल जाए सो मिल जाए, वरना किसी मुस्लिम देश का साथ इंडिया को कभी नहीं मिलता था। अप्रॉक्सीमेट हम 2021 के अंदर, 2021 के अंदर 2021 में अगर आप देखते हैं तो अफगानिस्तान में एक बार फिर लगभग 20 साल के बाद, 22 साल के बाद दोबारा से तालिबान आ गया। 22 साल के बाद दोबारा से तालिबान आने का असर ये है कि बेगुनाह कश्मीरी जो खासकर नॉन मुस्लिम्स हैं उन सबको चुन चुन के मारा जा रहा है, उन सबको चुन चुन के मारा जा रहा है बहुत बुरी तरीके से।
कभी स्कूल में घुस के, कभी रेहड़ी वाले को, कभी किसी को, यानी दोबारा से 1989 वाला एक्सोडस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कश्मीर में अभी इतने लोग मौजूद नहीं हैं, कश्मीरी इंडियन या हिंदू मौजूद नहीं हैं जिनको मार के भगाया जाए और वो एक्सोडस कहलाए, लेकिन अभी भी जो कश्मीरी कश्मीर के अंदर दोबारा से जाकर, जो हिंदू या सिख कश्मीर के अंदर दोबारा से जाकर अपनी जिंदगी दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको चेतावनी देने के लिए इन तालिबानियों ने हमारे सोशल फैब्रिक के ऊपर दोबारा हमला करने की कोशिश करी। लेकिन यहां हालात थोड़े से अलग हैं। हालात कैसे अलग हैं? इस टाइम पर इंडिया जो है वो इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुका है। इकोनॉमिक सुपर पावर का मतलब ये है कि आज के दिन इंडिया एक बहुत मजबूत आर्थिक हालात के अंदर है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे 600 बिलियन डॉलर के पार हो चुके हैं और लगभग लगभग बहुत बड़ा अमाउंट हमारे पास है। इकोनॉमी स्टेबल है और सबसे बड़ी बात ये है, नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी इस समय पर, नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इस समय पर हिंदुस्तान के ऊपर मौजूद है और स्ट्रांगली मौजूद है, बहुत मजबूती के साथ यहां पर मौजूद है। बीजेपी आरएसएस, बीजेपी ही कहेंगे, आरएसएस तो जोड़ना गलत होगा, वो तो एक सामाजिक संगठन है। एक तरफ ये पार्टी है दोस्तों, और दूसरी तरफ अगर आप उठाकर देखते हैं, नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी मौजूद है, और दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तान को देखते हैं तो 1989 में पाकिस्तान अपने चरम पर था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से लेकर पॉलिटिकल सिनारियो से लेकर हर चीज में दुनिया उसके साथ खड़ी हुई है। अमेरिका का पक्का दोस्त है, यूरोपियन कंट्रीज उसके साथ हैं, वो सारे के सारे अफगानिस्तान की चाबी उसके हाथ में दे के जा चुके हैं। आज के दिन अगर पाकिस्तान को देखोगे तो FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए तिलमिला रहा है। खबर आ रही है कि $51 बिलियन अगर उसको तुरंत नहीं मिले तो वो दिवालिया घोषित हो जाएगा। पॉलिटिकल क्राइसिस उसके अंदर लगातार मंडरा रहा है, पॉलिटिकल क्राइसिस वहां लगातार मंडरा रहा है और हालात जो हैं वो टोटली पाकिस्तान के आउट ऑफ कंट्रोल हैं। यानी टेबल्स बिल्कुल उल्टे हैं। अब यहां एक बात समझ लीजिए, सरकार अगर मजबूत होती है तो किसी भी देश के ऊपर क्या अच्छा या बुरा असर पड़ सकता है ये समझ लीजिए। आपकी फॉरेन पॉलिसी कितनी मजबूत हो सकती है ये समझ लीजिए। सरकार मजबूत थी, सरकार की विदेश नीति मजबूत थी, सरकार की विदेश नीति इफेक्टिव थी। नतीजा उसका ये था कि कश्मीर के हालात बदलने के लिए आपने सबसे पहले 370 का उठा के फेंक दिया और जो भी वहां पर सरकार वगैरह थी उसको उठा के फेंक दिया और लोकल बॉडी इलेक्शन से लेकर सारे काम करवा दिए। उसके बाद आप पिछले 2 साल के अंदर वहां जिस तरीके से डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट लगातार करे जा रहे थे उससे भी काफी हद तक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनना शुरू हुआ। लेकिन अगर यहीं पर रुक जाते तो मानिए इस्लामिक वर्ल्ड और खासकर पाकिस्तान के पास एक सबसे बड़ा हथियार है कि यहाँ इंडिया के अंदर एक नॉन मुस्लिम गवर्नमेंट है और नॉन मुस्लिम गवर्नमेंट के रूल के अंदर मुस्लिम कभी खुश नहीं रह सकते। वो एक प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहा है दुनिया के अंदर, वो एक प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहा है दुनिया के अंदर। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर इंडिया में खासकर कश्मीर में इस्लाम के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है। कश्मीर में इस्लाम के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है और लगातार भड़काया जा रहा है और इस्लाम के नाम पर अपने साथ मिलाने की कोशिश की जा रही है। अब ऐसे हालात में मुझे एक बात बताइए, क्या पाकिस्तान दोबारा वही खेल शुरू कर चुका है? तो आंसर है काफी हद तक हाँ। लेकिन यहां इंडियन गवर्नमेंट का मास्टर स्ट्रोक क्या है? इंडियन गवर्नमेंट इस दुनिया के बदलते हालात से काफी हद तक वाकिफ है और जिस तरीके से हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर इस विदेश नीति की बारीकियों से रूबरू हैं और बहुत बारीकियों को जानते हैं, यहाँ पर उन्होंने उनके शायद उन्हीं की गाइडेंस में एक मास्टर स्ट्रोक चला गया है। मास्टर स्ट्रोक ये है कि अरब वर्ल्ड, अरब दुनिया जो है वो बदल रही है और खासकर सऊदी अरेबिया, UAE, बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, ये सारे के सारे रेडिकलिज्म के रास्ते को छोड़कर, ये सारे के सारे रेडिकलिज्म यानी कट्टरवादिता के रास्ते को छोड़कर कहीं ना कहीं लिबरलिज्म यानी उदारवादिता और
लिबरलिज्म के साथ साथ रेडिकलिज्म को छोड़कर लिबरलिज्म और डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दे रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में ये लोग दुनिया के देशों के साथ इस्लाम के नाम को छोड़कर दुनिया के किसी भी देश के साथ, तरक्की पसंद देश के साथ डील करने में लगे हुए हैं। यहाँ पर इनके लिए बेस्ट ऑप्शन इन्वेस्टमेंट का जो टारगेट है वो इंडिया है, और इंडिया ने अपनी इसी लिवरेज का फायदा उठाया और यहाँ पर जो प्लस पॉइंट था इंडिया का उसका फायदा उठाया और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ यूएई को कन्विंस किया और ये कहा कि कश्मीर की डेवलपमेंट में आप मदद कीजिए और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आप यहां पर डालिए जितना भी हो सकता है, ताकि कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट हो। आईटी पार्क खोलो, रोड बनाओ, पुल बनाओ, आप इसको डेवलप करवाओ, हमारे कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन होगा, इन्वेस्टमेंट आपका होगा। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जिस इस्लाम के नाम पर कश्मीर के अंदर इंसर्जेंसी फैला रहे हैं, असलियत में उसी इस्लाम को उसी कश्मीर के अंदर एक इस्लामिक और यहाँ तक कि एक बड़ा इस्लामिक देश जो इस्लाम का ठेकेदार है अपने आप में और दुनिया के इस्लामिक दुनिया को लीड करता है, अब उसके पैसे की इन्वेस्टमेंट कश्मीर के अंदर है। इससे एक तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ इंडिया की फ्रेंडशिप बढ़ेगी और दूसरा अरब वर्ल्ड के अंदर इंडिया की पेनिट्रेशन बढ़ेगी। पाकिस्तान की इस यूएई के साथ खटपट शुरू होगी और पाकिस्तान यहां पर आइसोलेट होगा। साथ में कश्मीर के अंदर इंडिया को अरब वर्ल्ड का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहां से मिलना शुरू हो जाएगा, जिसका आउटकम ये होगा कि पाकिस्तान अब तक इस्लाम के नाम पर जिस कश्मीर के अंदर इंटरफियर करता हुआ नजर आ रहा था, अब वही इस्लाम के जो लीडर्स हैं, ठेकेदार हैं, वो इसी पाकिस्तान को इसकी औकात दिखाएंगे, सुनाएंगे कि अगर तुमने अब कश्मीर के ऊपर नजर उठाई तो हमारा इन्वेस्टमेंट जो अप्रोक्सीमेट $1 बिलियन के आसपास का है वो इन्वेस्टमेंट डूबेगा, और अगर वो इन्वेस्टमेंट डूबा तो पाकिस्तान तुम्हारी खाट खड़ी की जाएगी, इसलिए स्टे अवे फ्रॉम कश्मीर। ये मास्टर स्ट्रोक है। ये मास्टर स्ट्रोक है कि असलियत में इस्लाम को यूज करके जिस तरीके से कश्मीर के अंदर इंडिया को पाकिस्तान परेशान करता था, इंडिया ने भी उसी इस्लाम के नाम का इस्तेमाल करके अपना समर्थन जुटाया और इन देशों में एक तरफ तो अपनी पैठ मजबूत करी, दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो बड़े और अमीर दोस्त देश थे जो मुस्लिम के नाम पर उसको सपोर्ट करते थे, उनकी सपोर्ट भी पाकिस्तान से दूर कर दी। इसका आउटकम क्या है वो अब आप थोड़े दिन में समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि पाकिस्तान को जो $55 बिलियन के इस टाइम कर्ज की जरूरत है या अर्जेंट पैसे की जरूरत है, या तो वो चाइना से लेगा, चाइना तो लेगा तो सारे के सारी चीजें पाकिस्तान से छीनने की और मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें छीनने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक आईएमएफ पे जा नहीं सकता, क्योंकि एफएटीएफ की जिस तरीके से उसके ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है और भारत ने कश्मीर के अंदर होने वाले हमलों के लिए जिस तरीके से पाकिस्तान को खुले तौर पर जिम्मेदार ठहराया है और उसमें कामयाब हुआ है कि इस चीज में कामयाब हुआ है कि दुनिया को जाके बताए कि पाकिस्तान किस तरीके से भारत के अंदर आतंकवाद एक्सपोर्ट कर रहा है, उससे एफएटीएफ का जो शिकंजा है वो लगातार कसता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। और ऊपर से इस अरब देशों के लीडर्स की कश्मीर में एंट्री, और वो भी उसके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट के रूप में, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सिग्नल है जो इंडिया के लिए तो बेस्ट पार्ट होगा, क्योंकि इंडिया में फिर इस्लामिक रेडिकलिज्म को कंट्रोल करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे यही कंट्रीज, क्योंकि इंडिया में अगर वहाबिज्म बढ़ रहा था तो वो भी कहीं ना कहीं इन अरब कंट्रीज से एक्सपोर्ट हो रहा था। अब यही अरब कंट्रीज अपने देश में वहाबिज्म को दबा रहे हैं और उसी वहाबिज्म को इंडिया जैसे कंट्रीज में भी दबाने के लिए काफी हद तक सपोर्ट करना शुरू कर चुके हैं। तो ऐसे बदलते हालात में कहीं ना कहीं ये पूरे हालात इंडिया के फेवर में धीरे धीरे जा रही हैं, और जिस तरीके से जिस हद तक इंडिया के फेवर में जा रही हैं, उम्मीद करते हैं आने वाला समय फॉरेन पॉलिसी के मामले में भले ही पिछले पिछले कुछ 3 4 5 महीने अफगानिस्तान के मामले में इंडिया के लिए ज्यादा अच्छे नहीं गए, लेकिन आने वाला समय इंडियन फॉरेन पॉलिसी के पक्ष में रहेगा, इतनी उम्मीद की जा सकती है।
तो दोस्तों इस तरीके से मैंने एक पूरे टॉपिक का छोटा सा एनालिसिस किया, एक अलग डायमेंशन को खोलने की कोशिश करी। इसमें आप कितना सहमत हैं, कितना नहीं है, कितनी समझ में आया, कितना नहीं, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और सजेशंस भी दे सकते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।